गुड इवनिंग। गुड, बातें हो गई, करें स्टार्ट। चलो देखो भाई, अब तक हमने क्या किया, ग्रुप्ड डाटा, मीन फाइंड कर लिया, 3 मेथड्स किए हैं, डायरेक्ट मेथड किया, एज्यूम्ड मीन मेथड किया, स्टेप डेविएशन किया, ठीक है। मीडियन कर लिया। मीडियन क्या होती है, किसी भी डाटा का मिडल मोस्ट वैल्यू। आपने ग्रुप्ड डाटा में किया, फॉर्मूला किया था L + n/2 - CF/F × H। मॉड कर लिया, क्या होता है मॉड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, हाँ सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी नहीं, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसको हम मॉड कहते हैं। तो जो हमने सबसे पहले दिन डेफिनेशन समझी थी कि मीन होता क्या है एग्जैक्टली, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, अब हम उन डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा। मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको कराऊंगी, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब है कि कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई क्लास इंटरवल नहीं है। ऐसे केस में मीन के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो हमारा सिग्मा FI/XI होता है वो एक्चुअली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ही होता है, ठीक है। और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब हम अनग्रुप्ड डाटा के बारे में बात करेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पे हम सिग्मा FI/XI सिग्मा FI/DI वाले फॉर्मूलाज नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी सारी चीजें। लिखो, if arithmetic mean of x, x + 3, x + 6, x + 9 and x + 12 is 10. Find the value of x. Find the value of x. ठीक है, कितनी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन की वैल्यू गिवन है आपको 10। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है x प्लस, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है x + 3 प्लस x + 6 प्लस x + 9 प्लस, हो गई 5 ऑब्जर्वेशंस। सबका सम मतलब सबको ऐड कर देना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, इफ मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो होता है वो ग्रुप डाटा के लिए होता है, ठीक है। जो क्लास इंटरवल वाला टेबल होता है ना, उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इफ मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, मीन की वैल्यू दे रखी है आपको 8.1, सिग्मा FI/XI इज इक्वल टू 132 प्लस 5K, सिग्मा FI की वैल्यू दे रखी है 20, फाइंड K।
if mean of 6, 7, x, 8, y, 14 is 9, if mean of 6, 7, x, 8, y and 14 is 9 and x minus y is equal to 21, evaluate x and y. Evaluate x and y. बिल्कुल लगेगा. मीन का फॉर्मूला लगा दीजिए. मीन का फॉर्मूला लगाते ही आपके पास x प्लस वाई की एक इक्वेशन बन जाएगी. एक इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस वाई. दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी. फर्स्ट 100 even numbers. Find mean of first 100 even numbers. ठीक है. पहले 100 even numbers का मीन फाइंड करना है. पहले 100 even numbers का. ठीक है. तो पहला इवन नंबर क्या होगा? 2. दूसरा, फिर कहाँ तक जाएंगे? 100th इवन नंबर कौन सा होगा? 200. अगर ये ना पता चले तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यों एपी नहीं पढ़ी? एपी पढ़ी है? अच्छा आपने एपी नहीं पढ़ी है. ओके. एपी में जो भी सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस के साथ बढ़ता है उसकी nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है. ठीक है. इसमें मैं आपको सिखाऊंगी क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में एपी का यूज होगा. तो मैं पूरा नहीं सिखा रही हूँ अभी, आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगी. ठीक है. तो इसकी लास्ट टर्म क्या चलेगी? 200 चलेगी. अब देखिए जी, मीन का फॉर्मूला लगाना है. अगर हमें पहले 100 टर्म्स का मीन फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब सबका सम करना पड़ेगा. यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 200 सबका ऐड करेंगे और अपॉन में क्या चलेगा? कितनी टर्म्स है टोटल? 100 टर्म्स है. ठीक है. जब ऐसे बहुत सारी टर्म्स का सम फाइंड करना हो जिनका कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास. एपी पढ़ोगे अभी आप तो उसमें आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में. फॉर्मूला होगा SN = n/2 A + L. ये फॉर्मूला पढ़ेंगे हम. ठीक है. यहाँ n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं. A क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है और L जो होती है वो क्या होती है? यहाँ पे लास्ट टर्म होती है. ठीक है. समझ में आ रहा है. और SN का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स. मतलब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 100 लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब पहले 100 टर्म्स का सम. तो सीधा हम n की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे? 100, क्योंकि 100 टर्म्स है. n की जगह पर 100 पुट करोगे तो 100/2. a कितना है हमारा? 2. l कितना हमारा? 200. सॉल्व कर दोगे 50 × 202. ये आ गया आपके पास टोटल सम. समझ में आई बात? तो मीन का फॉर्मूला लगा देंगे. सम कितना आया इसका? 10100 अपॉन में 100. ये 2 0 से 2 0 कट गए तो मीन आ जाएगा आपके पास 101. ठीक है. मीन ऑफ फाइव observations is 10. If
each observation is increased by 2, if each observation is increased by 2, then what will be the new mean? What will be the new mean? ये क्वेश्चन मैं आपको लिखवा तो रही हूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली 1 मार्कर में आता है, ठीक है? तो इसका रिजल्ट याद कर लो आप। जो भी कोई ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं उसमें जितना चेंज किया जाता है उतना ही चेंज मीन में हो जाता है अकॉर्डिंगली। इस बात को हम अभी प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है? मतलब स्कूल के टीचर्स स्कूल में दे देते हैं, बोर्ड में तो कभी नहीं आया, लेकिन स्कूल में प्रैक्टिस कराने के लिए टीचर्स दे सकते हैं, क्लास टेस्ट में दे सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसके बाद सेम क्वेश्चन जनरल फॉर्म में कराऊंगी, अभी फिलहाल क्वेश्चन की फॉर्म में करा रही हूँ, रिजल्ट बता रही हूँ पहले। जैसे हर ऑब्जर्वेशन में क्या कह रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है, तो जो मीन होगा ना उसमें भी 2 इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अभी मीन कितना है 10, तो आपका आंसर कितना आने वाला है 12। 10 + 2 इंक्रीज है ना, ठीक है? अगर आपसे कोई कहे कि एवरी ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 3, देन मीन विल आल्सो गेट डिक्रीज्ड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 7। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डबल्ड, देन मीन विल आल्सो बी गेटिंग डबल्ड। समझ में आ रही है? तो 20 हो जाएगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज गेटिंग हाफ, देन मीन विल आल्सो गेट हाफ। आ रही है बात समझ? तो ऑब्जर्वेशंस में जो चेंज होगा अकॉर्डिंगली सेम चेंज किसमें होगा, मीन में। तो 1 मार्कर के लिए आप ये रिजल्ट याद रख लो, क्योंकि 1 मार्कर में आपको कैलकुलेट करके देखने के लिए इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के बारे में कुछ नहीं पता कि वो 5 ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। लिखिए, लेट अस कंसीडर 5 ऑब्जर्वेशंस। Let us consider 5 observations are x1, x1, x2, x3, x4 and x5। अब यहीं पे 100 ऑब्जर्वेशन दे देते तो 100 तो नहीं लिखते, तो x1, x2 करके डैश 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 डाल के और x100 करके लिख देते। आगे बात समझ में? अब अगर ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, हमें इनका मीन दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लगाइए फॉर्मूला। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन कितना दिया हुआ है 10। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब x1 + x2 + x3 + x4 + x5 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं ये 5। इसका मतलब x1 से लेके x5 तक सारी ऑब्जर्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करके आंसर कितना आने वाला है 50। लिख दूं डायरेक्टली 50। आगे बात समझ में? इसे नंबर 1 डाल करके छोड़ दीजिए, ठीक? लिखो आगे, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2। जब हर ऑब्जर्वेशन में 2 प्लस हो जाएगा तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएगी x1 + 2। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएगी x2 + 2। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएगी x3 + 2, देन x4 + 2, देन x5 + 2। ठीक है? तो मीन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो न्यू मीन नहीं, न्यू मीन, न्यू सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही हो जाएगा। अब देखो जरा, नया सम जो होगा, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ x1 + x2 + x3 + x4 + x5
प्लस 2 इंटू 5। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? क्योंकि हर एक टर्म में 2 ऐड हुआ है ना, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, बार बार 2 प्लस 2 प्लस लिखने की बजाय क्या मैं उसको 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ? हाँ बोलो, समझ में आ गया? 5 ऑब्जर्वेशंस है, आ गई बात समझ में? ठीक है, ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि अगर यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशन होती तो क्या आप प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 100 बार लिखते? नहीं लिखते। तो उसको कैलकुलेट तो करना पड़ता। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको एडिशन की बजाय हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तभी तो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी थी। रिपीटेड एडिशन इज नोन एज प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसकी तो वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड की थी, 50 थी। तो 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60 अपॉन 5, क्या आंसर आ गया? 12। यही बताया था स्टार्टिंग में कि जो नया मीन आएगा उसकी वैल्यू भी 2 से इंक्रीज हो जाएगी। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस is 55। लिख लिया? Later it was observed, later it was observed that someone who was doing the calculations, wrongly written 2 observations, wrongly written 2 observations। लिख लिया? He wrote 19 and 21, sorry 29, he wrote 19 and 29 as 10 and 20 by mistake। ठीक है? What should be the correct mean? What should be the correct mean? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशंस थी, कितनी थी ऑब्जर्वेशंस? 10 ऑब्जर्वेशंस थी। जो भी मीन कैलकुलेट कर रहा था उसने कैलकुलेशन कर डाली और मीन की वैल्यू फाइंड कर ली 55। बट बाद में जब क्रॉस चेकिंग की गई तो ये देखा कि उसने 2 वैल्यूज जो एक्चुअली क्या थी, 19 और 29 थी, उसको उसने 19 और 29 नहीं लिखा था, उसने गलती से उसको क्या लिख दिया था? 10 और 20 लिख दिया था। समझ में आ रहा है? तो 10 और 20 लिख के जो भी उसने कैलकुलेशन की होगी, इसका मतलब वो कैलकुलेशन तो गलत हो गई होगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो कुछ और थी। तो आपको क्या करना है, जो उसकी गलत लिखी हुई ऑब्जर्वेशन है उसको वहां से हटाना है और उसकी प्लेस पर जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन थी उसको ऐड ऑन करना है, तभी जाकर के तो मीन में करेक्शन होगी ना। ठीक है? तो क्वेश्चन को लिखने का मेथड सीख लो। लिखो, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितना दिया हुआ है मीन? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को ऐसे ही रहने दे दो। ठीक है? अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10। ठीक है? ये सम कितनी ऑब्जर्वेशंस का है?
10 ऑब्जर्वेशंस का। तो इन 10 ऑब्जर्वेशंस का सम एक्चुअली कितना आ रहा है? 550। ठीक है, क्या ये कैलकुलेशन सही थी? नहीं थी ना। इसमें क्या गलती थी? इस पूरी कैलकुलेशन में उसने 20 और 10 लिख दिया था, जो नहीं लिखा जाना चाहिए था। तो जो चीज नहीं लिखी जानी चाहिए थी उसको हटा दो। क्या लिखा जाना चाहिए था? 19 और 29। आगे बात समझ में? तो ये बनेगा हमारा एक्चुअल सम। देखो जरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। कितना? 568। ये एक्चुअली सम होना चाहिए था, जिसको उसने गलती से 550 लिख दिया। तो अब लिखो, करेक्ट मीन लिखो। एक्चुअल सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक्चुअली सम कितना है? 568। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10 ही है। तो इसका मतलब एक्चुअल मीन कितना होना चाहिए था? 56.8 होना चाहिए था, जो गलती से 55 लिखा गया। समझ में आ रही है बात? 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हटा दिया और जो सही था उसको ऐड कर दिया। ठीक है, जब आप बाद में सैंपल पेपर्स करोगे तो आपको हर सैंपल पेपर में ऐसे 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए अभी करा रही हूँ कि बाद में टाइम वेस्ट ना करना पड़े हमें। क्लियर? नेक्स्ट। बहुत है। मीडियन है। अब हम कर रहे हैं मीडियन। लिखो जी। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, a test of 25 marks was conducted. In a class of 50 students, a test of 25 marks was conducted and following observations were collected. लिख लिया? 5 students got 7 marks. नेक्स्ट लाइन में लिखो 2 students got 8 marks. 5 students got 7 marks. ठीक है, 2 students got 8 marks. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 3 students scored 5 marks. 7 students scored 15 marks. 12 students scored 17 marks. And 21 students get 10 marks. लिख लिया? 7 स्टूडेंट्स ने 15 मार्क्स लिए हैं। ठीक, फाइंड है 3 स्टूडेंट्स गॉट 5 मार्क्स. फाइंड mode and median of this data. Find mode and median of this data.
अनग्रुप्ड डाटा में मोड फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 21 स्टूडेंट्स के। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10 मार्क्स की है, तो इसलिए 10 जो है वो आपका क्या है? मोड है। आ रही है बात समझ में? लिखो मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring observation, most frequently occurring observation is 10 marks, hence mode of data is 10। समझ में आ रहा है? जब डाटा अनग्रुप्ड होता है तो एक से ज्यादा मोड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई और नंबर भी ऐसा हो जो सेम टाइम रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो आप दोनों ही नंबर्स को मॉड में डालेंगे। दिस नंबर इज ऑल्सो मॉड, दिस नंबर इज ऑल्सो मॉड। आगे बात समझ में? ग्रुप्ड डाटा में हमारे सिलेबस में नहीं है बाई मॉडल, लेकिन जब अनग्रुप्ड डाटा होता है तो एक से ज्यादा मॉड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आती है बात मीडियन की। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू, किसी भी डाटा की मिडल मोस्ट वैल्यू जो होती है उसको मीडियन कहते हैं, ठीक है। अब पता नहीं आपको 7th 8th का याद है या नहीं याद है। मीडियन के लिए डाटा को एक ऑर्डर में लगाना जरूरी है, ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिपेंड्स अपॉन यू। आगे बात समझ में? मैं एक छोटा सा डाटा लेके समझा रही हूँ पहले, फिर आप इस क्वेश्चन को करिएगा। जैसे सपोज करो मैंने 5 नंबर ले लिए, किसी बच्चे के 5 मार्क्स आए हैं, किसी के 7 आए हैं, किसी के 2 आए हैं, किसी के 8 मार्क्स आ गए और किसी के 10 मार्क्स आ गए, ठीक है। 5 बच्चों के मार्क्स मैंने लिख लिए। क्या ये डाटा ऑर्डर में है? नहीं है। तो पहले हम इस डाटा को क्या करेंगे? ऑर्डर में लगाएंगे। ऑर्डर में लगा दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग आप पर डिपेंड करता है। 2, 5, 7, 8, 10 मैंने कौन सा ऑर्डर लगाया है? असेंडिंग ऑर्डर लगाया। आप डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब मिडल मोस्ट वैल्यू के ऊपर जाना है हमें, जो भी हमारी मिडल मोस्ट वैल्यू होगी। अब ये टोटल 5 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। अब 5 टर्म्स है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे हाफ हाफ में तो 2 टर्म्स इधर 2 टर्म्स इधर, बचेगी बीच में एक ही टर्म, वही हमारी मिडल मोस्ट टर्म होगी। तो ऑड के केस में हमें क्या करना होता है? जितनी भी टर्म्स है उसको डिवाइड करके देख लो 2 से, कितनी आएंगी? 2.5। अब 2.5 टर्म तो कोई होती नहीं है, तो 2.5 से जस्ट बड़ा नंबर 3। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगी वो क्या होगी? हमारी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ये अभी जब आप एपी चैप्टर करेंगे ना उसमें भी आएगा। हाँ जी बोलो। अभी बताएंगे, पहले और समझ लो। समझ में आया? इस चीज को सिंप्लीफाई तरीके से समझ लोगे तो भी ठीक है, फॉर्मूला की फॉर्म में करोगे तो वो भी बता देती हूँ, बट पेपर में मार्क्स नहीं कटते हैं। आप चाहे फॉर्मूला लिखिए चाहे आप जनरली लिख दीजिए, ठीक है। ये भी करके दिखाना नहीं होता। n की वैल्यू 5 है, आप अपने माइंड में कैलकुलेट करो, हाफ करोगे तो 2.5 आएगा। 2.5 से बड़ा नंबर क्या है? 3। तो इसका मतलब मिडल मोस्ट टर्म कौन सी है? यहाँ पे थर्ड टर्म है। तो मिडल मोस्ट टर्म ऑड के केस में क्या करेंगे हम? पहले हाफ करके देख लोगे, 2.5 आ रहा है तो उससे बड़ा होल नंबर जो भी होगा वही आपकी मिडल मोस्ट टर्म होगी, और मिडल मोस्ट टर्म की जो भी कोई वैल्यू है यहाँ पे वही क्या होगा? आपका मीडियन होगा। आगे बात समझ में? इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मिडल मोस्ट टर्म जो होती है n/2 प्लस 1th टर्म, सॉरी n+1 अपॉन 2th टर्म। ये टर्म हमारी हमेशा क्या होती है? मिडल मोस्ट टर्म। मतलब ऑड नंबर है 5 में 1 प्लस कर लो 6 हो जाएगा, उसका हाफ कर दो
तो जो भी आंसर आएगा वही हमारी मिडल मोस्ट टर्म होती है, ठीक है। बट आप ये पेपर में फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो भी मार्क्स नहीं कटते, आप डायरेक्टली लिख दीजिए मिडल मोस्ट टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म, और उसकी वैल्यू लिख दो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्वेशंस इवन हो, मैं इसी में ही एक नंबर और ऐड कर देती हूं। मान लीजिए किसी बच्चे के 15 मार्क्स आए, 6 बच्चे हो गए, ठीक है। तो अब यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 6 कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर। तो मिडल मोस्ट टर्म्स पहले तो ढूंढिए, मिडल मोस्ट टर्म्स कौन कौन सी होंगी। पहले नंबर बताना होता है, टर्म बाद में, वैल्यू बाद में बतानी होती है। 6 को 2 से डिवाइड करो, 3, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों ही टर्म्स मिडल मोस्ट टर्म होंगी। आप सोचो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये तो एग्जैक्टली 3 होगी, ये एग्जैक्टली 3 होगी, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो बीच में बचाने के लिए तो ये 2 टर्म्स बचेंगी, तो इनके साथ पार्शियलिटी तो नहीं कर सकते हैं ना हम लोग। आ रही है बात समझ में। तो मिडल मोस्ट टर्म कौन कौन सी होंगी, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, दोनों को ही मिडल मोस्ट टर्म मान के चलोगे। और ऐसे केस में मीडियन की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म कौन है, 7, फोर्थ टर्म कौन है, 8 अपॉन में 2, 15 अपॉन 2, यानी कि 7.5 इज आर मीडियन। कोई जरूरी नहीं है मीडियन आपको इन्हीं ऑब्जर्वेशंस में नजर आए, अलग भी हो सकता है। समझ में आ गया मीडियन होता क्या एक्चुअली। तो ये मैंने एक बहुत ही छोटा डाटा लेके आपको सिर्फ टर्म्स बताई है कि मिडल मोस्ट टर्म्स कैसे देखनी है। अब हमारे सिलेबस में या हमारे क्वेश्चन में तो इतने छोटे डाटास नहीं आएंगे ना, डाटास तो बड़े आएंगे जैसे अभी हमने लिखा है। अब हमारा जो डाटा है वो एक्चुअली क्या है, देखो पूरी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों की ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की गई है। अब मैं इस ऑब्जर्वेशन को सोचूं तो सबसे कम मार्क्स कौन से हैं, 5। कितने बच्चों के हैं 5 मार्क्स, 3 बच्चों के। इसका मतलब मैं अगर इस डाटा को लिखती हूँ बिना टेबल के तो 5,5,5 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 7 है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। कितने बच्चों के, 5 बच्चों के। इसका मतलब अगर मैं यहाँ तक का डाटा सोचूं 5,5,5, 7,7,7,7,7 कितनी टर्म्स हो गई है, 8 टर्म्स हो गई, 8 टर्म्स हो गई। ऐसे 50 टर्म्स लिखनी है, लिखते जाएंगे, ऐसे नहीं लिख सकते ना बेवकूफों की तरह। पूरे पेपर में एक क्वेश्चन तो नहीं आएगा और ये 1 मार्कर है। अब बताओ 7 के बाद कौन से मार्क्स हैं, 8, कितने बच्चों के, 2 बच्चों के। फिर 10, कितने बच्चों के, 21 के। फिर 15, कितने बच्चों के। फिर कितने बच्चों के, 12। बस ये ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो इसका मतलब पहली 3 टर्म्स जो है वो तो क्या लिखा उन्होंने, 5,5,5 पहली 3 टर्म्स। उसके बाद अगली 5 टर्म्स में क्या लिखा है, 7 7 7 7 7, मतलब 7 ही रिपीट हो जा रहा है 5 टर्म्स तक। यानी कि अब तक कितनी टर्म्स हो गई, 8 टर्म्स हो गई। उसके बाद क्या रिपीटेशन शुरू हो गई, क्या बन रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, ठीक है। तो इसका मतलब 10 टर्म्स, फिर उसके बाद 31 टर्म्स हो गई, 31 के बाद 38 टर्म्स हो गई, और फिर ये हो गई यहाँ तक पूरी 50 टर्म्स। 50 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 50 मतलब इवन नंबर। तो इसका मतलब मीडियन के लिए कौन सी टर्म ढूंढनी पड़ेगी, मिडल मोस्ट टर्म कौन सी बनेगी, मिडल मोस्ट टर्म्स। एक तो 25th टर्म होगी और दूसरी 26th टर्म होगी। कैसे, हाँ वैसे ही। अब डाटा ऐसे नहीं लिखा क्योंकि 50 टर्म्स को ऐसे कौन लिखेगा कॉमा कॉमा डाल के,
100 टर्म्स होंगी तो कौन लिखेगा बैठ के कॉमा कॉमा डाल के, समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब सोचो 8 तक तो क्या चल रहा है 7 7 7, उसके बाद 10 टर्म्स तक क्या चल रहा है 8, 8, फिर उसके बाद क्या शुरू हो गया 10, 10, 10, 10, 10, कहाँ तक 31 टर्म्स तक। हमें कौन सी टर्म पहुंचनी है 25 और 26। इसका मतलब 25th प्लेस पर भी क्या होगा 10 और 26th प्लेस पर भी क्या होगा 10। आ रही है बात समझ में? मीडियन का फॉर्मूला अभी अभी किया था, 25th टर्म प्लस 26th टर्म अपॉन 2। तो 25th टर्म भी 10 है, 26th टर्म भी 10 है, अपॉन 2 कर दोगे तो मीडियन का आंसर कितना आ गया 10। आ गया को समझ में? median of the data 24, 25, 26, x plus 2, x plus 3, 30, 31, 34 is 27.5. If data is arranged in order, find value of x. Total number of terms देखो 8 लिखो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 8। इवन है कि ऑड? इवन। तो मिडल मोस्ट टर्म्स कौन कौन सी होंगी 4th एंड 5th। जब भी किसी चीज की पोजीशन बताते हैं ना बेटे तो नॉर्मल नंबर्स नहीं ऑर्डिनल नंबर्स यूज किए जाते हैं। 1st, 2nd, 3rd, समझ में आया? 4th एंड 5th 2 टर्म्स हैं तो मीडियन का फॉर्मूला 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन में 2 करो। देखो 4th टर्म क्या है, ऑलरेडी डाटा उन्होंने बोला है अरेंज्ड है तो आपको डाटा अरेंज तो करना नहीं है। If difference of mode and median of a data is 24, then find the difference of median and mean. ठीक है? Difference of mode and median of the data is 24. Find the difference of median and mean. हाँ डिफरेंस मतलब माइनस में। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। अब देखो हमें डिफरेंस दिया हुआ है किसका, मॉड और मीडियन का। मीडियन के आगे क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। क्या मैं इस मीडियन को ब्रेक करके 1 + 2 लिख सकती हूँ? 3 को 1 + 2 कर सकते हैं ब्रेक, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। मॉड इज इक्वल टू 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन, ठीक है, और ये -2 मीन एज इट इज। क्लियर? इस मीडियन को उठा के इधर ले जाओ ट्रांसपोज करके, मॉड माइनस मीडियन, यहां पे क्या बचा 2 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 कॉमन आ सकता है, मीडियन माइनस मीन। डिफरेंस दिया हुआ है मॉड और मीडियन का
कितना 24, ये 2 इधर से ट्रांसपोज हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा क्या, मीडियन माइनस मीन, आ गया। डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज इक्वल टू 12। कुछ पूछना है, आ गया समझ में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स डन। स्टैटिस्टिक्स की जब भी आप रिवीजन करेंगे, अभी टेस्ट लूंगी सैटरडे को, देखो बेटे ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन उठाइए लेस देन डाटा का, ठीक है। लेस देन वाले डाटा को कन्वर्ट करोगे तो आपको कन्वर्जन ऑफ डाटा आ जाएगा। जो डाटा बनेगा उसका मीन कैलकुलेट करो, तीनों मेथड से मीन की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसी का मीडियन कैलकुलेट कर लो, उसी का मॉड कैलकुलेट कर लो। तो एक ही क्वेश्चन से आपके सारे के सारे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। फिर प्रैक्टिस के लिए एक मोर देन वाला डाटा उठाना, उसको कन्वर्ट करो तो डाटा कन्वर्जन आ जाएगा, और फिर उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो पूरे के पूरे चैप्टर में 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, 2 ही क्वेश्चन से, और उसी से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है।